पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑफ MCQ ml-1 T-2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो सबसे पहले अगर आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला देखोगे, सो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज़ बेसिकली ml-T-2 एंड फोर्स एरिया इज़ बेसिकली L का स्क्वायर। सो दिस इज़ L-1 M-T-2। सो सबसे पहला ही इस पर प्रूफ हो गया, वरना मैं और भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हो सकता है A, B एंड C तीनों ही हो। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी आपका फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो इसका भी सेम आएगा। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद भी ये जो है ये पूरा डायमेंशनल लेस ही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ डायमेंशनल वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ पाई है जो डायमेंशनल वेरिएबल है, और सब जो है उन सब का एक पर्टिकुलर डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल तो कैसे ही बनेगा। और इनके कांस्टेंट अपने फार्मूला हैं। A ball thrown vertically upward with speed 19.6 meter per second. So let's assume कि ये बेसिकली एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टावर है, हम उस टावर के ऊपर खड़े होके एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉल एक पर्टिकुलर सबसे हाई पॉइंट पे जाएगी, तो यहाँ से समथिंग यू से वो स्टार्ट करती है 19.6 मीटर पर सेकेंड से। अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो वी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी एंड अपने ग्राउंड पे आ जाएगी, जब उसका यहाँ पे ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंप्लीट जर्नी रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट जर्नी जो रहा है, इस कंप्लीट जर्नी का जो टाइम पीरियड है वो 6 सेकेंड है। तो हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट हाफ है इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1, ये जो फर्स्ट हाफ है इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, v यहाँ पे 0 है, u 19.6 है, माइनस 9.8t। सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ जाएगा फॉर द फर्स्ट केस। उसके बाद यहाँ पे आप केस 2 पे जाओगे। केस 2 में एक्चुअली क्या है कि केस 2 जो है उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस जर्नी। जब यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होगी u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड उसके पास कुछ पर्टिकुलर इस तरीके से चलेगा, राइट। सो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू, वेट, हम यहाँ पे सबसे पहले s निकालेंगे, ठीक है। इस केस के लिए s क्या होगा? सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। या तो आप इससे निकाल सकते हो, या 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 2 इंटू ए दैट इज़ माइनस 9.8 इंटू एस हमें निकालना है। वी स्क्वायर क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज़ 19.6 का स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग इट, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 19.6 इंटू एस इज इक्वल्स टू माइनस 19.6 इंटू 19.6। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो पहला जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 19.6 मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे केस 2 की बात करोगे। केस 2 में एक्चुअली यू विल अज्यूम s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड ऑलरेडी है, क्योंकि 6 में से 2 गया, 4 सेकेंड्स बचे हैं। सो u हो गया 0 प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी है 4 का स्क्वायर है 16, यहाँ पे आ जाएगा 8। सो 9.8 इंटू 8, सो 8 8 इज़ 4 एंड 6 कैरी, 8 9 72, 72 प्लस 6 78.4
4 मीटर आ गया, ठीक है। अब फाइनली ये जो आपके पास एक आया S2 एंड एक आया S1, तो जो S1 था वो एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वॉज S1 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दिस वॉज S2। तो एक्चुअली ये जो हाइट होगी ना जो हमें निकालनी है, दिस हाइट इज़ S2 माइनस S1। सो S2 वॉज, हाँ, सो S2 इज़ 78.4 माइनस 19.6, ठीक है। सो S2 क्या है, 78.4 माइनस 19.6। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड आउट कि 14 माइनस 6 8, then point, then 17 minus 9 is 8 and this is 6 minus 5 5, 58.8 मीटर। सो टिपिकल आपका completely equation of motion पे based question था ये पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ what is this, the value of gamma, I guess, yeah, we'll call it lambda, the value of lambda for which these and these are parallel। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मतलब a डॉट b अगर पैरेलल है विच इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पैरेलल होने के लिए जो उन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। सो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करेंगे, सो बेसिकली सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, ए बी कॉस थीटा, राइट। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमें 0 करनी है, बेसिकली यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस वजह से ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आना चाहिए फॉर देम टू बी पैरेलल, है ना। सो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, ये वाला फैक्टर 1 हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि बेसिकली अगर किसी भी दो वेक्टर्स को पैरेलल होना है तो ये कंडीशन नहीं होती है। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि जो ए एक्स वाला एंड बी एक्स वाला जो है इट इज़ इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई, फर्दर इक्वल टू ए जी अपॉन बी जी। तो बेसिकली 3/1 will be equal to 3 upon lambda will be equal to 9/3। so basically lambda is equals to 1। और अगर आप इधर से भी सॉल्व करो तो आप कर सकते हो, यहाँ से भी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनी फाइनल जो है इट इज़ 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ द हॉरिजॉन्टल इज विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो टॉप पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम टॉप पे बात करेंगे तो टॉप पे जो v होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली एट द टॉप हमने देख लिया 0 जाती है तो यहाँ 0 आ गया। अब 3/4 इंटू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, तो बेसिकली हाफ एम से तो हाफ एम कैंसिल हो ही रहा था, वी स्क्वायर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3/4 वी स्क्वायर आ गया। सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ये कब पॉसिबल,
देखो यहाँ पे हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वर्टिकल बिल्कुल एकदम टॉप के बारे में बात करेंगे तो टॉप पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है यानी कि वी वाई वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे सिर्फ वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 एंड √3/2 किस एंगल के लिए होता है, थीटा में, फॉर कॉस दैट इज फॉर 30 डिग्री। सो इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। तो पावर जो है वो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट यानी कि F इंटू वी जो है वो भी कांस्टेंट है। its displacement in time t is proportional to, its displacement in time t is proportional to। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इन टाइम टी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर कोई बॉडी यूनी डायरेक्शनली मूव कर रही है तो बेसिकली एफ इंटू डी एस अपॉन डी टी है ना, इज इक्वल्स टू पावर, एंड पावर में एफ जो होता है वो एम इंटू ए के इक्वल हो जाता है, और ए जो होता है ए होता है डी वी बाई डी टी के इक्वल इंटू डी एस बाई डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर ये कांस्टेंट है सो एफ इंटू डी एस बाई डी टी हम लिख सकते हैं, राइट, या फिर एफ इज इक्वल्स टू एम ए डी वी बाई डी टी। अभी हम सिर्फ यहाँ तक चलते हैं। अब इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो कि पी इंटू डी टी बाई एम इज इक्वल्स टू डी वी, और अब आप इसे पी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी वी इंटू एम एंड इंटीग्रेट कर लिया। व्हेन यू इंटीग्रेटेड यू विल फाइंड आउट कि ये तो हो गया p इज इक्वल्स टू, बेसिकली यहाँ पे हमने ये वाला v मिस कर दिया, यहाँ पे एक v और होगा ना, सो डी वी इंटू वी, सो p डी टी इज इक्वल्स टू डी वी बाई एम इंटू वी। सो यहाँ पे ये क्या बन गया कि p डी टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू इंटू एम, ठीक है। सो पी डी टी एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू, एंड वी स्क्वायर ये हो जाएगा 2p/dt/m अपॉन इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इसको रूट कर लो, सो रूट 2p/dt/m इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। v को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो ऑलरेडी यहाँ अगर आप देखो तो डी टी जो है वो हाफ की पावर पे चढ़ा हुआ है, अब उसमें इधर हम एक पावर ले जा रहे हैं, सो डी टी हाफ इंटू डी टी, तो यहाँ पे एक पावर 1 की और हम इस पर ऐड कर रहे हैं, सो टी हाफ प्लस 1 करा, सो टी क्या हो गया, टी हो गया 3/2, तो 3 की पावर हो गई टी फॉर डी एस। सो इसका आंसर हो जाएगा ए 3/2। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द point. Two balls each of radius r equal mass and density are placed in contact, then the force of gravitation between them is proportional to। दो हैं, दोनों ही सेम रेडियस की हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालोगे सो इट वुड बी, और यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r के इक्वल जो है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली यहाँ से m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू r³ बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³, एंड वॉल्यूम और मास और डेंसिटी सेम है, राइट। सो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। सो मास इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। सी
राइट. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ 2 हैं, अपॉन यहाँ पे 2r का स्क्वायर होगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली r की पावर 6 अपॉन r की पावर 4. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल फाइंड आउट दिस इज r की पावर 2. 2r का स्क्वायर करा है ना. सो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये तो r की पावर 4 हो जाएगा. So this is the right answer. Next, the breaking force for a wire of diameter d of material is F. The breaking force for a wire of the same material of radius d is. Breaking force निकालनी है. So basically अगर same material है तो y जो है वो भी same रहेगा. So y for the initial that is F upon A, L upon delta L होता है. ठीक है. अब y इनिशियल यहाँ पे क्या था, डायामीटर d था. ठीक है. तो ये हो जाता डायमीटर d, यानी कि रेडियस क्या है 2d/2. राइट. सो यहाँ पे ये हो जाएगा f अपॉन पाई r स्क्वायर होता है ना, तो पाई d²/4 हो जाएगा. सो यहाँ पे y इनिशियल इज इक्वल्स टू f अपॉन इंटू 4 पाई डी स्क्वायर. सो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई, f इज इक्वल्स टू वाई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है. अब यहाँ पे अगर रेडियस ही d है सो f अपॉन पाई r स्क्वायर दैट इज d का स्क्वायर. सो यहाँ से जो f आ गया वो हो गया y पाई d का स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे इनिशियल था बट ये तो सेम है. पाई d²/4 इज इक्वल्स टू f था, है ना. या बेसिकली y इज इक्वल्स टू दिस 4f पाई है. आप क्लियरली देख सकते हो कि जो फाइनल फोर्स है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो. The body is heated from this to this, then the ratio of their energies of radiations emitted will be. Basically ये आपको T1 पता है and T2 पता है, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है. We know energy is directly proportional to T to the power 4. So E1 upon E2 is equals to T1 यानी कि 27 raised to the power 4 upon 927 raised to the power 4. बट ये जो टेम्परेचर्स हैं these are in डिग्री सेल्सियस. आपको इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. सो 27 को आप केल्विन में करोगे सो दिस इज 300 एंड इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे सो दिस इज 1200. राइट. सो यहाँ पे आपका क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 4 टाइम्स अपॉन 1200 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4. So this is 1:6. No, sorry. 1:4. 4 are 16. 16 4 64. 64 into 4 256. Moving on to the next, that is first law of thermodynamics confirms the law of conservation of energy. ठीक है. अगर मैं आपको इसको क्रॉस चेक भी कराऊँ सो हियर यू कैन सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r इज. क्लियर. तो यहाँ पे बॉडी ऑफ मास m है. ठीक है. जिसे हमें मूव करना है 2r के रेडियस से 3r के रेडियस तक. ठीक है. तो बेसिकली r का स्क्वायर होता है Gf इज इक्वल्स टू Gm रेडियस 2r to 3r का स्क्वायर होता है. राइट. बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है और वो भी मूव करने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल मानेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इस पॉइंट पे क्या होगी, Gm अपॉन
2r का स्क्वायर दैट इज़ 4r का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी GMM अपॉन 3r का स्क्वायर दैट्स 9r का स्क्वायर. ठीक है. नाउ देखो यहाँ पे एक गलती हम कर रहे हैं. इट इज़ फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का GMM अपॉन 2r. सो 2 इंटू 2r दैट्स 4r एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा GMM अपॉन 6r. ठीक है. अब ये माइनस की होती हैं अगर आप डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे. सो इट वुड बी इक्वल टू GMM अपॉन 6 आवर. ठीक है. बिकॉज माइनस माइनस प्लस ये वाली पूरी टर्म आपकी कॉमन आ गई बाहर. अंदर बचता है -1/4r प्लस 1/6r. ठीक है. 6r प्लस 4r अपॉन 24r. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2r अपॉन 24r. यू सॉल्व इट यू विल गेट इट 12r. ठीक है. सो योर आंसर इज GMM अपॉन 12r. ये हो जाएगा इसका आंसर. परफेक्ट. नेक्स्ट है assertion reason. When we change the unit of measurement of a quantity, its numerical value changes. ये बात तो ठीक है. Smaller the unit of measurement, smaller is the value. ये गलत हो गया because 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो यहाँ पे क्लियरली अगर यूनिट आपका छोटा है तो जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वैल्यू जो है वो उसका बढ़ जाएगा. सो ए इज़ राइट बट आर इज़ फॉल्स. ठीक है. The machine parts are jammed in winter. The viscosity of the lubricants used in the machines increases at low temperature. Viscosity और temperature में inverse relationship होता है. तो viscosity तब बढ़ेगी जब temperature कम होगा. तो ये बात तो ठीक लिखी है और ये बात भी ठीक लिखी है. तो both A and R are true. ठीक है. Next. The number of degree of freedom of non-linear triatomic molecule is 6. ये गलत हो गया. नॉन लीनियर का 7 होता है, लीनियर का 6 होता है. ठीक है. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल. ये ठीक हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर. ये गलत है. इट इज़ नॉट 0 फॉर एवरी फोर्स. इट इज़ ओनली 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑब्वियसली वो डिपेंड. मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल थीटा. यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बहुत ही सिंपल है. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करना है. मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन सिंपल है. दोनों पता लग जाएगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट. ये भी सिंपल है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है. इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी. राइट. उससे आप बता देंगे. एंड एक्सप्रेशन के लिए आप सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दिखाते हैं. उससे आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालते हैं ऑफ सेंट्रीपिटल दैट इज़ v²/r. एंड उसके बाद फोर्स निकालना है. तो इट्स सिंपल. Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of this. Magnitude and direction of net force. ठीक है. Just after it is dropped from the window of a stationary train. अगर ट्रेन स्टेशनरी है सो यहाँ पे u तो हो गया आपका 0. ठीक है. और अगर आप उसे ड्रॉप कर दोगे तो जाके उसका v भी 0 हो जाएगा. तो इस हिसाब से उसका जो एक्सेलरेशन उसे मिल रही है वो क्या मिलेगी g. ठीक है. ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो. तो यहाँ पे तो बेसिकली एक्सेलरेशन जैसी ही उसे मिलेगी u भी 0 v भी 0. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 ही होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का वो डाउनवर्ड्स होगा. ठीक है. दूसरा है जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आप बता सकते हो फोर्स इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1. सो दिस इज 0.1 न्यूटन. एंड यहाँ पे जो उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा. डायरेक्शन वुड बी ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन होगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है.
सो मेटल वायर के लिए जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होता है. दिस इज़ योर स्ट्रेस. नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे आपका स्ट्रेन होता है. इस पे जरा कलर तो यहाँ पे तो हो गया आपका स्ट्रेन एंड यहाँ पे आपका होगा स्ट्रेस. ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. ठीक है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई. अब यहाँ तक जो सी तक है और ए से लेकर सी तक जो है, ये जो पूरा आपका एरिया है, दिस इज़ द इलास्टिक रीजन. एंड उसके बाद का जो आपका सारा रीजन है जहाँ पे एकदम परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि डी और ई वाला पार्ट, ये कौन सा है? ये आपका है प्लास्टिक रीजन. ठीक है, दिस इज़ योर प्लास्टिक रीजन. क्लियर? और प्रोपोर्शनैलिटी अप टू विच पॉइंट ऑफ द कर्व हुक्स लॉ इज ओबेड, यहाँ तक. ए पॉइंट जो है वो वहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है और वहीं तक आपका हुक्स लॉ जो है वो ओबे होता है. बी पॉइंट आपका यील्ड पॉइंट होता है. जो डी पॉइंट होता है दैट इज़ योर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ. एंड ई पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है? इट इज़ योर फ्रैक्चर पॉइंट. बेसिकली यहाँ पे आपका ये वाला जो पूरा रीजन है वो इलास्टिक रीजन होता है. एंड जो आपका ये पूरा सी से डी के आगे वाला जो पूरा आपका रीजन होता है, दिस इज़ योर प्लास्टिक रीजन. क्लियर? ये अगर आपका डी था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका पूरा है वो आपका प्लास्टिक स्ट्रेन होता है या प्लास्टिक रीजन होता है. क्लियर? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल के केस में तो सबसे पहले जो आपका डेल्टा टी होता है वो आपका ज़ीरो हो जाता है. तो दिस इम्प्लाइज जो आपका डेल्टा यू होता है वो भी आपका ज़ीरो ही होता है. तो इंटरनल एनर्जी में ये चेंज आ गया. लेकिन अगर आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करोगे तो उसमें आपके पास चेंजेस आते हैं, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका क्यू कांस्टेंट होता है. और अगर क्यू कांस्टेंट है तो क्यू कांस्टेंट के केस में जो आपका डेल्टा यू होता है ना, तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. एंड वी नो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू. तो क्यू हो गया कांस्टेंट, सो डेल्टा माइनस डब्लू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये हो जाता है. और यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन यहाँ पे किस चीज़ से इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू एन आर अपॉन दिस इज़ पॉइजन्स रेशियो, जो यहाँ पे सी पी बाई सी वी होता है, एन आर अपॉन सिग्मा माइनस वन टी वन माइनस टी टू, इसके इक्वल होता है. अगर हमें एच मैक्स तक पहुँचना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इट इज़ यू साइन थीटा, बिकॉज हम फॉर्मूला यहाँ क्या लगा रहे हैं, बेसिकली एच एस मान रहे हैं. ठीक है, बेसिकली v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, यहाँ पे जो v है वो ज़ीरो हो जाएगा, u हो जाएगा u साइन थीटा प्लस माइनस जी टी. सो t हो जाएगा आपका u साइन थीटा अपॉन g. ठीक है, फॉर t इट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. 2u साइन थीटा अपॉन g. हॉरिजॉन्टल रेंज होगा आपका डिस्टेंस इनटू टाइम. सो टाइम तो है आपका 2u साइन थीटा इंटू जी अपॉन जी इंटू एक्स. सो एक्स है आपका एक्स जो है दैट इज़ योर रेंज एक्चुअली. तो यहाँ पे हम v रखेंगे, दैट इज़ u cos थीटा. ठीक है, बिकॉज दिस विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो दिस इज़ u cos थीटा u साइन थीटा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा अपॉन g. क्लियर? Next question, with the help of suitable diagram obtain an expression for the maximum speed with which a vehicle can safely negotiate a curved road banked at an angle theta. The coefficient of friction between the wheels and road is mu. और दूसरा है आपको क्या बताना है, ये vertical circle का proof है जिसमें we have to represent the forces on a diagram when the string makes an angle theta with the initial position and when the tension and velocity at the highest one lowest one. ये एकदम प्रूफ का क्वेश्चन है, we'll pick it up at the end. उससे पहले लेट्स डू दिस. हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है और यहाँ पे हमें 3
वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो लेट मी जस्ट, oh I can't not cut this, but ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंड पे, एडेड अ पेज हियर। सो यहाँ आ गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। सो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, आई एम यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, 2 1 -1 1 3 -2, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम आई को छुपा लेंगे एंड इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ -2 माइनस माइनस +3, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे हम एक माइनस और लगाते हैं और फिर यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो -2 माइनस माइनस +3 का आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप, और जे कैप के साथ हमारे पास क्या है -4, एंड बिकॉज हम लेफ़्ट वाला जो राइट वाला मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। सो -4 एंड दिस वुड बी +1, फिर आएगा प्लस के कैप में हमारे पास क्या है 3 2 6 -1, सो दिस विल बी इक्वल टू आई कैप, दिस इज़ -3, सो दिस इज़ +3 का जे कैप एंड दिस इज़ 5 के कैप। अब हमें ये तो आ गया बी क्रॉस सी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी हमारे पास ऑलरेडी है, अब ए क्रॉस करना है इसके साथ साथ। सो वंस अगेन हम डिटर्मिनेंट मेथड का ही यूज़ करेंगे। ए कैप क्या है, आई 1 -2 एंड -3, एंड यहाँ पे है 1 3 एंड 5। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट -10 एंड +9 आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप में हमारे पास है 5 +3 एंड उसके बाद प्लस का के कैप में हमारे पास है 3 एंड +2, सो दिस इज़ माइनस आई कैप -8 जे कैप एंड +5 के कैप। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। एकदम सिस्टमैटिकली चलते रहना है। नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है ए डॉट सी निकालना बहुत सिंपल है। ए डॉट सी विड बी इक्वल टू आई इंटू आई, दैट इज़ आई कैप, उसके बाद जे इंटू जे, सो दैट इज़ -6 जे कैप एंड 3 इंटू 3, दैट इज़ +6 के कैप। लास्ट है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो उसके लिए वी विल डू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो इससे हम एंगल निकालेंगे। सबसे पहले ए डॉट बी करते हैं, तो ए डॉट बी है 2 आई कैप, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 2 आई कैप, फिर -2 जे कैप एंड देन +3 के कैप, अब इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सो नाउ ए बी कॉस थीटा, अब आप ए बी इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 9 14, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 + 1, सो दिस इज़ 6 एंड 14 इंटू 6 इज़ 24, सो यहाँ पे आ गया 24 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और हम सेम आई को आई से करते हैं, तो वो हमें यूनिटी देता है, इट गिव्स अस यूनिटी।
इट गिव्स अस यूनिटी. तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, इट वुड नॉट बी विथ आई कैप और समथिंग, इट विल बी इक्वल टू आई कैप का क्या हो जाएगा, इट वुड बी 1, उसके बाद यहाँ आएगा -6 और फिर आएगा दोबारा से +6. तो इसका आंसर हो जाएगा 1. क्लियर. अब यहाँ पे भी हमने क्या करा, जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ये पूरा का पूरा आपका अंडर रूट में चल रहा था. तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड आया है, इट इज़ √14 और यहाँ पे आया है √6. सो दिस इज √14 इंटू √6. क्लियर. और यहाँ पे भी जब आपने इसको सॉल्व करा, सो दिस वुड नॉट हैव दीज साइंस. क्लियर. ये गलती हम कर रहे थे. ए डॉट बी एक बारी दोबारा करते हैं. सो ए इज़ 1 इंटू 2, सो दैट्स 2, उसके बाद -2 एंड उसके बाद प्लस का 3. ठीक है ना. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. अब यहाँ बचा 3 इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ए है 1 + 4 + 9, सो 9 + 4 दैट्स 9 + 4 दैट्स 13 + 1 √14 एंड बी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू √6 है ना. इट इज़ इक्वल टू √6 कॉस थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, इट इज़ इक्वल्स टू 3. √14 इज़ 2 इंटू √7, मतलब √2 इंटू √7 इंटू √6 दैट इज़ √2 इंटू √3 कॉस थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे आप √2 मल्टीप्लाई करके 2 निकाल सकते हो बाहर. सो दिस इज 3 डिवाइड बाई 2, √7 इंटू √3 कॉस थीटा. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा बन गया है बिकॉज एक कंप्लीट वैल्यूज़ हमें नहीं मिले. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं बिकॉज इसके आगे तो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल टू सॉल्व. इसके आगे बढ़ जाते हैं. इसके आगे वी आर ऑन दिस क्वेश्चन. डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू bring a particle of mass m from infinity to a point where gravitational field of earth is applicable. उसका आप पूरा का पूरा डेरिवेशन करके निकाल सकते हो. बट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. एट वॉट पॉइंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम. क्लियर. तो ये चेक करते हैं. सो यहाँ पे इट इज़ क्लियर कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने पूरा ये कर लिया. नाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट इन्फिनिटी बिकॉज हाइट वहाँ मैक्सिमम हो जाएगी. इट वुड बी मिनिमम एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर आर इज लार्जेस्ट एंड मिनिमम वेयर आर इज स्मॉलेस्ट. बट आई गेस इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो ये ऑपोजिट होना चाहिए. मिनिमम तब होना चाहिए जब इन्फिनिटी हो. इट वुड बी मैक्सिमम एट एन इन्फानाइट डिस्टेंस ऑफ दिस वेयर इट्स वैल्यू इज 0 and minimum at the center of the earth where it is most negative, specifically for a solid sphere of radius r. Okay. Next, a particle is moving upward from the surface of the earth with a kinetic energy equal to half of the minimum value needed for it to escape. To which height does it rise above the surface? Basically यहाँ पे क्या given है कि जो उसकी kinetic energy है, it is equal to half of the minimum value needed for it to escape. Let me search this one as well. Basically this is the NCERT question. सो बेसिकली यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv/e का स्क्वायर. यू सॉल्व इट. आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई. नाउ यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी टू सॉल्व इन डिटरमाइन. ठीक है. सो वी ई इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. वी एस्केप ये हो गया. काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ½ mv/e का स्क्वायर.
उससे हमने काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हमारे पास आ गया हाफ इज इक्वल, अब जो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जो आई थी उसका भी हमने हाफ कर दिया। नाउ व्हेन यू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को आप जब अप्लाई करोगे यू विल फाइंड आउट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी। नाउ एट द मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अब आप ई ए विल बी इक्वल टू ई बी, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो रहा है, ठीक है। इसमें डिवाइड किए बल। नेक्स्ट जो है वो है अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये mg की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हाइट जो है इट इज़ इक्वल टू RE/2, ठीक है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन R², ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या दिख सकते हैं कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, राइट। अब जो यहाँ पे है दिस इज़ द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, W इज इक्वल्स टू 63 है विच इज़ इक्वल्स टू M इंटू G, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने G का यूज़ करा है उसे हम 10 मान लेते हैं फॉर ईजियर कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ 63/10 इक्वल्स M आ रहा है जो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब नाउ G एट अ पर्टिकुलर हाइट, है ना। ये तूने बहुत पीछे नहीं बना दी? नहीं, दोनों सेम जगह बनाएंगे। लेकिन आज ही प्रॉपर बीच की मांग निकल गई ना, तो इट इज़, तो G एट पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल्स टू G डैश इज इक्वल्स टू G1, दिस इज G RE² अपॉन RE प्लस H, ये होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो H है वो क्या है, H इज इक्वल्स टू RE/2, ठीक है, हाफ ऑफ द रेट। G RE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस RE/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ 2 + 3 RE/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ 9 RE² अपॉन 4। सो G डैश इज इक्वल्स टू 4G RE का स्क्वायर अपॉन 9 RE का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। सो G डैश इज इक्वल्स टू 4G/9, ठीक है। 4G/9 आ रहा है। सो नाउ वेट डैश इज इक्वल्स टू 63/10 इंटू 4G/9, 4G/9, क्लियर। अब यहाँ पे W डैश इज इक्वल्स टू 63/10 इंटू 4G/9, यहाँ पे क्या था 63 न्यूटन, और G की वैल्यू हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, या हम इसे 63/G लिख लेते हैं, ये और G कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इज 7, सो W डैश की वैल्यू आ गई 28 न्यूटन एंड दैट्स द फाइनल आंसर। फिर नेक्स्ट हमें बताने हैं 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल्स टू 3/2 RT या फिर 3/2 PV, ये होता है जो कंप्लीट डेरिवेशन के बाद आता है। राइट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट सिलेंडर। यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि आर्गन गैस सिलेंडर, तो आर्गन हमें पता है, यहाँ पे आर्गन का गैस सिलेंडर इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आर्गन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एट वॉट टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर हमें पता लगाना है एंड इसका टेम्परेचर ये रहा। सो बेसिकली आर्गन का VRMS
So VRMS is equal to VRMS is equal to root 3 by VRMS is equal to 3RT by M. ठीक है, रूट 3RT बाई M. सो सबसे पहला क्या है यहाँ पे 3RT रूट 3 इंटू आर इंटू टी हमें निकालना है बाई M. तो मास ऑफ आर्गन इज 40 अज्यूम कर लेते हैं एंड इधर भी आ जाएगा 3RT अपॉन M. यहाँ पे T हमें पता है R इंटू टी यहाँ पे है -20 डिग्री सेल्सियस एंड इसको बेसिकली आप उसमें कन्वर्ट करोगे 20 + 273 दिस इज़ इक्वल्स टू 293. सो यहाँ पे आ गया 293 और वो भी माइनस का -293 अपॉन M और M क्या है 4. यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 राइट. सो दिस विल बी कैंसल्ड. ये हो जाएगा 10 R एंड T नहीं टी नहीं जाएगा सॉरी आर से आर गया 3 से 3 गया. सो नाउ रूट टी बाई 10 इज इक्वल्स टू -293. तो रूट के अंदर माइनस का साइन दैट्स वेरी अपसर्ड. तो आप इसका रूट हटा सकते हो स्क्वायर कर दो. टी इज इक्वल्स टू -293 इंटू 10. सो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है दैट इज़ 2930 केल्विन. नाउ लेट मी जस्ट चेक इट. सी यहाँ पे आर टी कैंसिल. टी अपॉन आर्गन अपॉन एम अपॉन आर. टी हीलियम अपॉन एम हीलियम. सो दिस इज टी आर्गन इज टी हीलियम इंटू एम आर्गन अपॉन एम हीलियम. 200 है. अच्छा वो इट इज़ नॉट 270 20. तो यहाँ पे मुझे तो 20 ही दिख रहा है एंड -20 + 273. तो इट वुड नॉट बी 293. इट वुड बी 253 बिकॉज इट्स -20 एंड दैट्स प्लस का 273. सो इट वुड बी 253 अकॉर्डिंग टू मी. लेट मी जस्ट सर्च दिस क्वेश्चन इंडिविजुअली. ये क्वेश्चन सिंपल है वैसे तो, बस यहाँ पे ये माइनस दिक्कत दे सकता है. देखिए ये 253 हो गया एंड 253 के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करने वाले हैं. यस. नेक्स्ट देखते हैं. डिफाइन SHM. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एग्जीक्यूटिंग SHM एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज़ हाफ ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये इसका आपका क्या आता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के. इस तरीके से होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के. एंड पोटेंशियल एनर्जी जब आप सॉल्व करके डिराइव करोगे सो पोटेंशियल एनर्जी का आता है हाफ के ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का आता है हाफ के ए स्क्वायर. ठीक है. अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो फॉर फाइंडिंग आउट एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल. तो इन दोनों को इक्वेट कर दो. तो ये कैंसिल हो गया. फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो एक्स इज इक्वल्स टू बट ये तो नॉट डिफाइंड हो गया.
28 का ए पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आपने इक्वेट करा एम ओमेगा स्क्वायर दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज के को हम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अच्छा, फॉर पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से इक्वेट होएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया एंड दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM is 2 seconds. After how much time interval from will its displacement be half of its amplitude? डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे क्या गिवन है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट गिवन है हाफ इनटू एम्पलीट्यूड, सो हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि a/2 उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g, या फिर एक आपके पास होता है t इज इक्वल्स टू 2π√m/k। ठीक है, ये होता है आपके पास। इसको भी थोड़ा सा सर्च करते हैं। ओके, डाल दिए बहुत सारे बीच नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/2, तो यहाँ पे हमने ओमेगा निकाल लिया। नाउ a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, बाय इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये हमें पता होना चाहिए कि जो x होता है वो होता है a साइन ओमेगा टी या a कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से कुछ भी लेते हैं। तो यहाँ पे a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, सो हाफ इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/6, बिकॉज यहाँ पे हाफ है। ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/6। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है दैट्स पाई, सो टी इज इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड्स आ गया, राइट। नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पल्स। अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास दिस, सो दिस इज 0.15 kg in 0.1 second, ठीक है, with velocity this, then force experienced is, so force is equals to m into a, because end में जाके with the velocity this, ठीक है, तो end में जाके v जो है वो 0 हो जाना है, तो a is equals to v that is 0 minus u that's 20 upon 0.1, so this is minus 20 upon 0.1, this is 200 meter per second, this is 200 meter per second, so f is equals to 0.15 into 200, यहाँ से हटा के यहाँ लगाइए, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 30 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पल्सिव फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, सो दिस इज इम्पल्स acts on a body for 1 second, time is 1 second, linear momentum। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो J होता है it is equal to, जग ऐसे ही तो लिखते हैं, हाँ J ऐसे लिखते हैं सो J इज इक्वल्स टू dp/dt, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट। सो 100 इज इक्वल्स टू अपॉन टी दैट्स 1, तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन इंटू सेकेंड, राइट। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ, दिस इज मोमेंटम अपॉन टाइम पीरियड। सो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज m इंटू वी इंटू टी, m होता है m इंटू एल टी माइनस 1, mlt माइनस 2 आ गया, राइट। सो दिस इज सिमिलर,
mass into acceleration, because L into t minus 2, this is equals to force, right? सो फोर्स के इक्वल किसका होता है, लीनियर मोमेंटम का? नहीं, दैट्स ओनली m into v. एनर्जी? नहीं. पावर? पावर इज एनर्जी अपॉन, पावर इज बेसिकली फोर्स into v. So that is mlt minus 2 into lt minus 1. वेलोसिटी तो खाली एल टी माइनस वन होता है, तो ये चेक करना पड़ेगा. अ 30 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग इनिशियली, तो ये हो गया मास इनिशियली, मतलब यू ये हो गया, इनटू वुडन ब्लॉक, मतलब वी जो हो गया वो ज़ीरो हो गया. एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, सो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 0.12 ये इज देखो इक्वल्स इतना टू ऊंचा ठीक रहेगा ना प्लीज हमें. यू जो है, यू हमें गिवन है 500 इंटू इतना टाइम ऊंचा. पीरियड. टाइम पीरियड हमें गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो हम ये वाली सब इक्वेशन जगह नहीं, यहाँ पे हम जो इक्वेशन लगाएंगे वो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो 2 इंटू ए दैट इज़ हमें निकालना है इंटू एस 0.12 वी स्क्वायर ज़ीरो का स्क्वायर माइनस यू क्या है 500 का स्क्वायर दैट इज़ 2500 ऐसे. एक दो, ठीक है. सो ए इज इक्वल्स टू, ठीक है. सो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 1 का कुछ है ना. तो ये वैल्यू तो असलियत में बड़ा आ रहा है. अब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 30 ग्राम का बुलेट, सो 0.03, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन जो है 1 2 अपॉन 24. अब 24 से कैंसिल करो 1, यहाँ 10 बचा 0. ट्वेंटी 4 इंटू 4, सो 4 4 ज़ा 16, 196, सो 4 ज़ा 96, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे दोबारा से 0, बट दिस इज़ नॉट मैचिंग द ऑप्शन. द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ रेट, इसके बच्चों के साथ अपने पापा linear momentum of a body changes at a rate 10 kilogram meter per second. So this is basically delta p, because this is m into v. Forces acting on the body is, so force is equals to delta p upon delta t. So this is 10 upon t, that is 1. So this is 10 newtons. Let's check. तो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये तो सही आया हमारा 30 न्यूटन. उसके बाद डिटरमाइन द चेंज इन लीनियर मोमेंटम 100 न्यूटन पर सेकंड, हमने भी यही लगाया हुआ है, ठीक है. उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ इम्पल्स, बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डेल्टा पी एम डेल्टा वी सेम एज दोज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, तो देखो यहाँ तक वी वर राइट, इट इज़ 0.24 मीटर
You solve it, you have the exact answer. अच्छा, we were going on the right track, बस हमारा calculation इधर उधर निकल गया. ये 10 न्यूटन आएगा. दिस इज़ राइट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में गिवन है. दिस इज द सेकेंड केस स्टडी. हीट सप्लाई डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. येस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कुड बी चेंज्ड by extracting heat, by doing work done on the system, if system do some work on the surrounding, all of the above. I guess it should be all of the above. वैसे internal energy of the system, it depends only and only on temperature. The increase in internal energy of the system is equal to the work done in the system. Which process does the system undergo? तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है वो वर्क डन के इक्वल है. तो वर्क डन के इक्वल इंटरनल एनर्जी कब होता है? व्हेन Q शुड बी इक्वल टू 0. और Q 0 कब होता है? इन एडियाबैटिक प्रोसेस. इफ़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ 35 जूल्स. अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं, यानी कि हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, राइट. इफ़ हीट इज़ given to the system, right, heat is absorbed by the system, it is positive. Amount of work done by minus 15 joule. okay, इन्होंने already sign लगा दिए. change in internal energy, W plus delta U delta Q 35 delta W minus 15. So this is 45 आ गया. 35 plus 15, 50 joules. During isothermal expansion, a confined gas, ideal gas, does this amount of work against its surroundings. It implies that isothermal expansion हो रहा है, यानी कि delta U is equals to 0. So delta Q is equals to delta W. So this implies 150 joule of heat has been absorbed by the system, because absorb होगा तभी positive होगा. remove यानी कि release में तो negative हो जाएगा, ये नहीं. has been added to the gas, ये ठीक है. If delta U and delta W represent the increase in internal energy and work done by the system, delta U और delta W दोनों internal energy में increase को show करते हैं and work done by the system respectively. Which of the following is true? delta U is equals to minus delta W in adiabatic process, ये तो ठीक है. delta U is equals to minus delta W in an ये तो पहला ही ठीक हो गया. बट ये चार ऑप्शन में से ये ही तो है, ये तो दोनों सेम सेम ही गिवन है. Prove that in an elastic one-dimensional collision between two bodies, the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision. Hence, derive expression for the velocities of the two bodies in terms of their initial velocities before collision. Or a particle performing uniform circular motion has angular momentum L. What will be the new angular momentum if the angular momentum is equals to I omega and omega is equals to 2 pi nu. So this is equals to I 2 pi nu. ठीक है. If angular frequency is doubled and kinetic energy is halved. अगर हम angular frequency क्या होता है, यानी कि न्यू है ना, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या दिस इज़ दिस, अगर हम इसको 2 न्यू कर देते हैं तो यानी कि जो ओमेगा हो गया ये हो गया 4 पाई न्यू. काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का हाफ कर देंगे वन बाई 4 आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 काइनेटिक एनर्जी
अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से दिस इज़ 2ke अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू, ठीक है। और यहाँ से हमारा आई क्या आ रहा है, दिस इज़ 4ke अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 पाई न्यू। सो बेसिकली जो न्यू एंगुलर मोमेंटम है वो तो बेसिकली 16 टाइम्स हो गया भाई। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दिस इज आई ओमेगा इक्वल्स आई ओमेगा 2। एक्सप्लेन हाउ डज अ बैले डांसर वैरी हर एंगुलर स्पीड बाय आउटस्ट्रेचिंग हर आर्म्स एंड लेग्स। तो जैसे ही वो अपने आर्म्स और लेग्स को आउटस्ट्रेच करती है तो उसका जो स्क्वायर, तो ये तो हो गया एरिया। इन वन ऑफ इट्स एंड हैज़ 40 होल्स, तो वहाँ पे 40 होल्स इंटू पाई 1 मिलीमीटर को हम लिख देंगे 10⁻³ मीटर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 10⁻³ अपॉन 2 का स्क्वायर एरिया इंटू इफ़ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज़ दिस, तो ये हो गया A इंटू 1.5 मीटर पर मिनट, यानी कि डिवाइड बाई 60 ग्रुप पे क्या मैसेज आया? इज इक्वल्स टू, अब यहाँ की हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, सॉल्व एंड गेट। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या है? 845 टाइम्स -4। Derive the expression for terminal velocity. Draw the graph showing variation of velocity with time. This is the graph. क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो विद टाइम थोड़ा सा इंक्रीज दिखाती है, बट देन इट गेट्स कांस्टेंट। अ मर्करी ड्रॉप वीडियो क्यों ना ऑफ डालता है इतने इतने दिन भी, 4 दिन से ज़्यादा रेडियस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर का रेडियस है, स्प्रेड इंटू 10⁻6 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड। तो एनर्जी, हमें एनर्जी चेंज निकालना है। बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि जो एनर्जी होगा, सबसे पहले हम 10⁻6 ड्रॉपलेट्स इक्वल साइज की हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉपलेट इंटू दिस, राइट। ये है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो दिस इज 10⁻6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा क्यूब, ठीक है। मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। So r cube is equals to 10⁻6 r cube. Basically this is 10⁻⁻6 equals 10⁻6 r cube. So ये r की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻4 is equals to r, ठीक है। अब उसके बाद एनर्जी एक्सपेंडेड निकालनी है, मतलब डेल्टा ई। सो बेसिकली दिस इज़ इनिशियली आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है FA/L फॉर अ नॉर्मल droplet, or that is sigma into A. Sigma is this, sigma into A, that is pi r square 10⁻⁻4 इसका इंतजार हो रहा कौन का? माइनस लक्ष्य काय के लिए 10⁻6 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, दैट इज -8 माइनस, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी आप कॉमन ले सकते हो,
माइनस इसलिए जावो दिन तो तभी हो जामा ना गीत में